कीनू रीव्स और रियल बुलेट अग्नि एक्शन पुनर्जागरण स्ट्राइक चेस का चौथा अध्याय आखिरकार आज आ गया है। हड़ताल पहले 3 भागों के उच्च मानकों को जारी रखती है, चाहे वह गोलीबारी हो या नजदीकी मुकाबला। चौथे अध्याय को पूरी तरह से उन्नत किया गया है। असली गोलियों के शामिल होने से दृश्य और ध्वनि में भिन्नता आ गई है। फिल्म में जॉन विक रेगिस्तान में घोड़े पर सवार है। गांव जोहुई द्वारा आदेशित उच्च मूल्य वाले प्रतियोगियों का सामना करते हुए वह केवल हमला करने की पहल कर सकता है और गांव जोहुई के सभी सदस्यों को खत्म करने का इरादा रखता है। कप्तान उसे बताता है कि आत्महत्या करने से उसे तथाकथित स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। अब उनका स्वागत एक अधिक भयावह नए नेता के रूप में होगा। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, विक सीधे उसके सिर में गोली मार देता है और फिर उसका सिर भी उड़ा देता है। यह जानने के बाद कि जॉन विक ने उस पर युद्ध की घोषणा की है, गांव झोहुई ने एक अत्याचारी फ्रांसीसी राजकुमार लिटिल लॉर्ड हुओ को भेजा और उसे सर्वोच्च शक्ति दी, जिससे उसे गांव झोहुई के सभी संसाधनों को नियंत्रित करने की अनुमति मिली। अपनी नियुक्ति के पहले दिन ही छोटे बंदर ने न्यूयॉर्क होटल के मैनेजर विंस्टन को बर्खास्त कर दिया और फिर उसके सामने न्यूयॉर्क होटल को जमींदोज कर दिया। इतना ही नहीं, उसने होटल की रिसेप्शनिस्ट टैरो को भी गोली मारकर जॉन विक को भागने दिया था। जब उसने यह सब समाप्त किया तो उसे हत्यारे केन का पता चला, जो पेरिस में छिपा हुआ था। केन गांव झोहुई के अधीन भी एक हत्यारा था। जब तक गांव झोहुई ने उसे एक नाम दिया, उसे अपनी और अपनी बेटी की सुरक्षा के बदले में इस व्यक्ति को मारना पड़ा। केन जब जॉन विक का नाम लेने लगे तो वे दंग रह गए। दोनों कई वर्षों से दोस्त हैं और उनके बीच बहुत गहरी दोस्ती है। छोटे मार्क्विस ने भी केन की हिचकिचाहट देखी। उसने केन से कहा कि जब तक वह विक को मार देगा, मैं उसे आजादी दे दूंगा। अपनी बेटी के बारे में सोचते हुए, जो हर दिन उसके साथ कठिन परिस्थितियों में रहती है, केन को सहमत होना पड़ा। यह देखकर कि उसे अंततः कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो विक छोटे मार्क्विस के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है, उत्साहित। इस बीच जॉन विक पहले ही जापान के लिए रवाना हो चुका था। कॉन्टिनेंटल होटल के मैनेजर शिमाजिन के साथ उनकी आजीवन मित्रता। जॉन के आगमन से शिमाजिन की बेटी अकिरातन कृतज्ञ हो गई। उसने अपने पिता को विक के साथ स्पष्ट अंतर करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता ने उसे दोषी ठहराया। उनकी गहरी दोस्ती ने उन्हें यहाँ बकवास करने की इजाजत नहीं दी। शिमाजिन ने विक को बुलाया और उसे कुछ समय के लिए बाहर रुकने के लिए कहा। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस समय जियो हो को लगा कि कोई पहले ही नीचे आ चुका है। नेता ने मैनेजर को यहाँ आने के लिए बुलाया। अकीरा को उनके यहाँ आने का उद्देश्य पता था। आगे उसने होटल में मौजूद मेहमानों को बाहर निकालने को कहा और फिर अपने पिता शिमाजिन को इस मामले के बारे में बताने के लिए छत पर भाग गया। यह सुनकर उसने तुरंत अपनी सेना इकट्ठी की और युवा मार्क्विस के आदमियों से लड़ने के लिए तैयार हो गया। इस समय हैयन भी आया और उसने शिमाजू से कहा कि निचली रेखा को चुनौती न दे। यह देखते हुए कि आज युद्ध अवश्यंभावी है, शिमाजू ने बिजली की आपूर्ति काट दी। क्षण भर में अंधेरे में छिपे सभी जापानी योद्धाओं ने नीचे हथियारों पर तलवारें चलाने का अवसर पा लिया। हालांकि वे पूरी तरह से बुलेट प्रूफ गियर से लैस थे। तलवारें उन पर जल्दी से चली। पूरे होटल में अफरा तफरी मची हुई थी। दोनों समूहों के लोगों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। हथियारे दाओजिन और प्रमुख हत्यारे के बीच लड़ाई हुई। गोलीबारी के बाद दोनों पक्षों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दाओजिन ने प्रमुख हत्यारे से कहा कि वह जल्दी से यहां से चले जाए। अचानक उच्च स्तरीय मेचा सैनिकों का एक समूह अंदर घुस आया। प्रमुख हत्यारे के आदेश का पालन करते हुए सभी मेचा सैनिक जाने के लिए तैयार हो गए और होटल में विक की तलाश करने लगे। मैंने अकीरा को होटल के गिरने की खबर बताई। अकीरा के साथ सूट को खोलते ही स्टील कवच से बना एक युद्ध सूट विक के सामने प्रकट हुआ। विक ने भी अपनी पिस्तौल निकाली और छत पर चढ़े मेचा सैनिक पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। अकीरा मेचा सैनिक पर कूद पड़ा और एक ही बार में तीर चलाने के लिए अपना धनुष खींच लिया। उन्होंने कई मेचा हथियारों को आसानी से खत्म कर दिया। विक को पीछे नहीं रहना था। उसने अपनी सूट बेल्ट उठाई और मेचा हथियारों पर गोली चला दी। कुछ ही समय में उन दोनों ने अनगिनत मेचा सैनिकों को खत्म कर दिया। शिमाकिन ने 2 सूमो पहलवानों से समय में देरी करने में मदद मांगी। दोनों बलिष्ठ सूमो पहलवानों ने उनका पीछा कर रहे मेचा सैनिकों पर सीधा प्रहार किया और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। शिमाकिन ने भी स्थिति का लाभ उठाया और शेष पीछा करने वालों को खत्म करने के लिए अपनी समुराई तलवार निकाल ली। इस समय हथियारों का नेता उन्हें पकड़ नहीं सका। चारों ओर अपने लोगों की लाशें देखकर उन्होंने कटोरा नीचे रखा, अपनी मिसाइल स्टिक उठाई और जापानियों को उनकी स्थिति बताने के लिए गोली चला दी। फिर वह आगे बढ़ा और आसानी से इसे हल कर लिया। कैन ने हर जगह अलार्म लगा दिए। जब तक कोई वहां से गुजरता, वह आवाज की दिशा में गोली चलाकर उसे मार सकता था। आखिरी जापानी कैन 1 सेकंड में बचा था। उसने अपनी शक्ति खो दी और उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि वह खड़ा भी नहीं हो सका। इस समय अकीरा और विक भी छत से दूसरी मंजिल तक हत्या कर रहे थे। अकीरा ने अपनी चपलता का उपयोग करते हुए उस शक्तिशाली हत्यारे के शरीर पर सवार होकर उस पर ताबड़तोड़ चाबुक मारने के लिए सीढ़ी से नीचे उतरा तो मेचा हथियारों का एक समूह आया और उसके माता पिता को गोली मार दी। सौभाग्य से इस समय शिमाजिन भी दौड़कर आया, अपनी समुराई तलवार निकाली और जल्दी से सभी को काट डाला। शिमाजिन ने विक से कहा कि वह यहां से तुरंत चले जाएं, हत्याएं जारी रखें। लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरा और अपने हथियार से गोलियां चलाई, सभी मेचा सैनिक जमीन पर गिर पड़े और मर गए। इससे पहले कि वह गोलियां बदल पाता, एक और गोली बगल से निकल आई। एक अश्वेत व्यक्ति ने उसके साथ कुश्ती लड़ी और विक स्पष्टतः उसका मुकाबला नहीं कर सका। उसे सीधे उठाकर बाहर फेंक दिया गया। विक जमीन से उठे और एक जोड़ी जूते उठा लिए। नंचाकू का प्रयोग काले आदमी के चेहरे को कुचलने के लिए किया गया था। दूसरा आदमी खड़ा हो गया, लेकिन विक ने सीधे उसके नाड़ी अंगों पर वार किया। विक ने उसका सिर पकड़ लिया और नंचाकू से उस पर जोरदार प्रहार किया। जल्द ही दोनों को विक ने पीटा और वे खड़े नहीं हो सके। लगातार लड़ाई से विक भी थक गया। आखिरी हत्यारे को हराने के बाद उसके पास लड़ाई जारी रखने की ताकत नहीं बची थी। पांडव जमीन पर सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। इसी समय एक परिचित व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुआ। यह 2 शीर्ष हथियारों के बीच आमने सामने की मुठभेड़ थी। यद्यपि केन की आंखें कुछ भी नहीं देख सकती थीं, फिर भी वह अपने संवेदनशील कानों से हत्यारे को सीधे पहचान सकता था। विक का स्थान निर्धारित करने के बाद उसने अपनी पिस्तौल निकाली और उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। सामान्यतः दोनों को कोई नुकसान नहीं हुआ। विक स्क्रीन के पीछे छिप गया और केन की हर हरकत पर नजर रखने लगा। केन ने विक से बात करके उसका स्थान जानने की कोशिश की। उसने केन को अपनी ओर आते देखा। उसके सामने विक पर्दे के पीछे से निकलकर आया और उसके साथ कुश्ती लड़ने लगा। दोनों ने एक दूसरे पर फिर से गोली चलाई, लेकिन इस बार दोनों ने एक दूसरे के सिर पर तब तक गोली चलाने की कोशिश की जब तक कि उनकी पिस्तौल की सारी गोलियां खत्म नहीं हो गईं। द्वंद्व युद्ध का दूसरा दौर समाप्त घोषित कर दिया गया। गोलियां बदलने के बाद केन ने विक को बाहर आकर उसके साथ मामला सुलझाने को कहा। फिर वह स्क्रीन से बाहर चला गया और विक की स्थिति की खोज करने लगा। काई को देखकर अवसर विक ने उस पर गोली चलाई। केन ने गोली की आवाज सुनते ही जमीन पर पड़ी राइफल उठा ली और विक की ओर मुड़ गया। दुश्मनों की एक छोटी सी लहर थी। वे दोनों जमीन पर लेटे हुए एक दूसरे पर गोली चलाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। विक की तरफ से कोई हलचल न सुनकर केन खड़ा हुआ और विक से पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? क्या वह अभी भी जिंदा है?
जमीन पर लेटे विक को कोई आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि उसके हथियार में गोलियां खत्म हो चुकी थी। उसने पलटकर देखा तो उसके पीछे एक पिस्तौल थी, लेकिन जब वह उसे उठाने ही वाला था तो गलती से उसका पैर उस पर पड़ गया। टूटे हुए कांच की आवाज सुनकर केन ने भी तुरंत अपनी तलवार उठाई और सैनिकों के 7 काट काट दिए। विक ने केन को जमीन पर गिराने की कोशिश की, लेकिन अप्रत्याशित रूप से केन ने उसे रोक दिया। केन की तलवार उसकी गर्दन काटने ही वाली थी। उस महत्वपूर्ण क्षण में दूर से आई एक गोली केन को लगी। अंधेरे में एक ट्रैकर ने विक की जान बचाई। उसने विक को बचाने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वह अकेले विक को मारकर इनाम लेना चाहता था। हालांकि वर्तमान इनाम राशि उसके मनोवैज्ञानिक मूल्य तक नहीं पहुंची है। इस कारण से कीमत बढ़ाने के लिए उसे विक के जीवित रहने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से जब छोटे मार्क्वेस को पता चला कि विक भाग गया है तो उसने भी तुरंत कीमत बढ़ा दी। होटल से बाहर निकले विक का पुनः हथियारों से सामना हुआ। सभी को घेरने और मारने के बाद विक को पता चला कि उन पर एक विशेष बैज लगा हुआ था। इसी समय एक हत्यारा अचानक पास में आ गया। वह ट्रैकर जिसने अभी अभी उसे बचाया था वह भी वहां आ गया। उसने अपने कुत्ते को हथियारे के पंजे काटने का आदेश दिया। गर्दन पर नजर रखने वाले व्यक्ति ने विक को अच्छी तरह से जीने के लिए कहा। जब उसने उसे गोली मारने के लिए बंदूक उठाई तो हत्यारा अचानक प्रकट हो गया। दूसरी ओर जीवित बच निकली महिला शिमाकिन की मुलाकात केन से हुई, जो दरवाजे पर काफी देर से इंतजार कर रहा था। केन ने उन दोनों से के बारे में पूछा, लेकिन शिमाकिन ने आत्मसमर्पण करने की बजाय मरना बेहतर समझा और केन के साथ तलवारों से द्वंद्व युद्ध शुरू कर दिया। तलवारों की तेजी से टकराने की आवाज ने पूरे युद्ध को विशेष रूप से तनावपूर्ण बना दिया। अंत में केन की तलवार स्पष्ट घायल हो गया, पुनर्जीवित हो गया। जवाबी हमला करना चाहता था, पेड़ के चाकू से केन की तलवार से मारा गया। अकीरा सिर्फ अपने पिता का बदला लेने के लिए खड़ा होना चाहता था, लेकिन केन ने उसे जल्दी से यहाँ से चले जाने के लिए कहा और कहा कि बाद में बदला लेने में देर नहीं होगी। विक जो मेट्रो में बैठा था, अकीरा को उसने एक आदमी आया और अकीरा ने उससे पूछा कि क्या वह उसके पिता का बदला लेने में उसकी मदद कर सकता है, लेकिन विक ने कहा कि वह शक्तिहीन है। विक न्यूयॉर्क वापस लौटा और तुरंत विंस्टन से उस विशेष बैच के मालिक के बारे में पूछा। विंस्टन आया और सुझाव दिया, उसने युवा मार्क्वेस को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। यदि वह जीतने में भाग्यशाली रहा तो वह सीधे गांव झोहुई से अपने सभी आणों को माफ करने के लिए कह सकता था और इस अवसर का उपयोग अपनी इच्छित स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कर सकता था। हालांकि अगर वह लड़ना चाहता पहले किसी परिवार में शामिल होना पड़ता। इस कारण से विक बेलारूस में अपने पीटर परिवार को खोजने के लिए अकेले ही बर्लिन जा सका। इस समय पीछा करने वाले को भी युवा मार्क्वेस मिल गया। उसे उम्मीद थी कि वह सीधे उससे वह बदला ले सकेगा जो वह चाहता था। अप्रत्याशित रूप से ने यह सुनने के बाद और युवा मार्क्वेस को मेज पर ठोक दिया। फिर उसके कान के पास झुककर उससे अपनी वफादारी साबित करने को कहा। पैसे के लिए पीछा करने वाला केवल दर्द सहन कर सकता था और अपना हाथ बाहर खींच सकता था। जब विक चर्च में गया तो पादरी ने उसे गोली मार दी और वह जमीन पर गिर पड़ा। 2 बलवान आदमी आगे आए और उसे घसीटकर पीछे ले गए। जब वह धीरे धीरे कोमा से जागा तो उसने पाया कि पीटर परिवार ने उसे रस्सी से लटका दिया था। पीटर की बेटी ने विक को बताया कि यह उसके आवेग के कारण था कि युवा मार्क्वेस ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। विक ने उत्तर दिया कि युवा मार्क्वेस उनका साझा दुश्मन था और वह एकमात्र व्यक्ति था जो अपने पिता का बदला ले सकता था। फिर उसने यहाँ आने का कारण बताया। उसकी कहानी सुनने के बाद पीटर की बेटी ने विक से उस हत्यारे को मारने के लिए कहा जिसने उसके पिता की हत्या की थी। इसके बाद शामिल होने से पीटर परिवार विक एक भूमिगत बार में आया और बिग गोल्ड टीथ से मिला जिसने बूढ़े पीटर को मार डाला था। बिग गोल्ड टीथ को पता था कि विक उसे ढूंढने आएगा, इसलिए उसने केन को बुलाया जो लंबे समय से इंतजार कर रहा था। इस समय काले ट्रैकर ने उसे नहीं रोका। वे चारों एक जुआ खेलने की मेज के चारों ओर बैठे और एक दूसरे से बातें करने लगे। दूसरे पक्ष पर बंदूक तानते हुए बिग गोल्ड टीथ ने सुझाव दिया कि वे शर्त लगाएं और जो जीतेगा वह पहले पहल करेगा। पीछा करने वाला भाग्यशाली था और पते बिल्कुल परिकठा जैसे निकले। यहाँ तक कि बिग गोल्ड कार्डों के साथ गुप्त रूप से धोखाधड़ी की और विजेता बन गया। केन ने कैंटोनीज भाषा में बिग गोल्ड टीथ का अपमान किया। विक ने भी इस बात पर सहमति जताई और केन का अनुसरण करते हुए कैंटोनीज भाषा में उसका अपमान किया। फिर उसने एक कार्ड उठाया और उसे सीधे बिग गोल्ड टीथ की गर्दन की ओर सरका दिया। दुर्भाग्यवश बिग गोल्ड टीथ की त्वचा और मांस बहुत मोटा था और तीखे पोकर से भी उसे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। बिग गोल्ड टीथ के आदमियों ने जवाब दिया और वे तीनों छोटे से कमरे में उसके साथ लड़े। विक ने बिग गोल्ड टीथ का डांस हॉल तक पीछा किया। संगीत की लय के साथ हत्या का नया दौर शुरू हो गया। अधिकाधिक हथियारों ने विक को घेर लिया। हालांकि संहार के देवता के सामने ये हथियार स्पष्ट रूप से छोटे थे। थोड़ी देर बाद सभी हथियारों को विक ने गोली मार दी। बिग गोल्ड टीथ ने भागना छोड़ दिया और विक से लड़ने के लिए सांस ली। उसने अपने वजन का लाभ उठाकर विक को दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। विक जो अभी ऊपर चढ़ा ही था हथियारों द्वारा फिर से घेर लिया गया। इस तरह विक ने बहुत सारा पैसा इकट्ठा करने के लिए एक्स गैंग के छोटे भाइयों को मारने पर भरोसा किया। जब बिग गोल्ड टीथ ऊपर से नीचे आया तो उसने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उसके चेहरे पर मुक्का मारा। कई हथियारे बाहर आ गए और बिग गोल्ड टीथ भाग निकला। सभी हथियारों से निपटने के बाद विक ने जमीन पर पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और बिग गोल्ड टीथ के नितंब पर फेंक दी। फिर उसने उसे ऊपर से नीचे धकेल दिया। बिग गोल्ड टीथ बिना सिर के ही मर गया। विक ने अपना एक सोने का दांत निकाला और रिपोर्ट करने के लिए वापस चला गया। वह सफलतापूर्वक पीटर परिवार में वापस आ गया और छोटे मार्क्वेस को चुनौती देने के लिए योग्य हो गया। उन्होंने विंस्टन से कहा कि वह छोटे मार्क्वेस को ढूंढ कर दे उसे चुनौती। जब उसने सुना कि विक उसे चुनौती देना चाहता है तो युवा मार्क्वेस ने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने विंस्टन को नियमों पर चर्चा करने के लिए कल एफिल टावर पर विक से मिलने के लिए कहा और विंस्टन से कहा कि यदि विक चुनौती में असफल हुआ तो उसे भी उसके साथ दफना दिया जाएगा। अगली सुबह विक एफिल टावर पर आया और द्वंद्व युद्ध के समय और तारीख पर सहमति व्यक्त की। दोनों की मुलाकात के बाद युवा मार्क्वेस ने अचानक विक से कहा कि वह चाहता है कि द्वंद्व युद्ध में उसकी जगह केन को शामिल किया जाए। विक के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 2 पुराने दोस्त चर्च में मिले। केन ने विक से कहा कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। यदि उसे अपनी बेटी और अपने बीच में से किसी एक को चुनना पड़े तो वह केवल विक को मरने देना ही चुन सकता है। विक भिखारियों के गिरोह की पेरिस शाखा में आया और गिरोह के नेता द्वारा तैयार किए गए उपकरण पहन लिए। द्वंद्व युद्ध तक का सफर इतना आसान नहीं था। निश्चित रूप से युवा मार्क्वेस ने विक के जीवन के लिए इनाम की राशि फिर से बढ़ा दी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ सुरक्षित है। पेरिस की सड़कों पर एक्शन और दृश्य उत्सव शुरू हुआ। पूर्णिमा की रात पेरिस की सड़कों पर निर्णायक लड़ाई। कई गुना बढ़ाए गए इनाम को देखते हुए सभी हथियार जाने के लिए तैयार थे। जॉन विक ने घातक हमला किया। विक ने बिना दरवाजे वाली एक कार चलाई। उसने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से हथियारों पर गोली चला दी। जैसे ही विक और 2 कारों ने अचानक उसे सीधे टक्कर मार दी वह जमीन पर गिर गया। विक बड़ी मुश्किल से सामने की खिड़की से बाहर निकला। कार में बैठे हथियारों ने उसे भी घेर लिया। विक ने अपना सूट उठाया और जवाबी गोली चलाई। जैसे ही वह हथियारों की इस लहर से निपट रहा था एक और कार आई और उसे टक्कर मार दी। ये पता चला कि वह छोटे मार्क्वेस का फ्रांसीसी अंगरक्षक था। बलवान आदमी पागलों की तरह विक पर गोली चलाई। दोनों ने तेज गति से चल रहे यातायात में एक दूसरे पर गोली चलाई। विक ने अंततः अस्थायी रूप से फ्रांसीसी ताकतवर व्यक्ति का पीछा छोड़ दिया, लेकिन बंदूकधारी हथियारों का एक समूह सड़क के दूसरी ओर से आ गया। हथियारों ने विक का लगातार पीछा किया। विक के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनमें वह पीछा करने
वाला भी शामिल था जिसने पहले विक को बचाया था। उसने छोटे मार्क्वेस से कहा कि वह उसे अभी धन हस्तांतरित कर दे, अन्यथा विक द्वंद्व युद्ध में जीवित पहुंच जाएगा। इस समय विक पहले से ही खून का प्यासा था। उसके सामने आने वाला कोई भी हत्यारा 3 सेकंड से ज्यादा जीवित नहीं रह पाता था। इस समय फ्रांसीसी व्यक्ति जैसे ही वह हमला करने वाला था, जब विक ने अपनी बंदूक चलाई तो ट्रैकर ने अपने कुत्ते को छोड़ दिया, जिसने उसके हाथ पर काट लिया। विक ने इस अवसर का लाभ उठाकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर इस खतरनाक जगह से भाग निकला, लेकिन उनके जाते ही हथियारों के एक समूह ने उन्हें रोक लिया। विक ने एक्सीलेटर दबाया और हथियारों की कार से टक्कर मार दी। फिर उसने अफरा तफरी का फायदा उठाया और एक चर्च में भाग गया। उसने अंधेरे वातावरण का उपयोग उन हथियारों को मारने के लिए किया जो उसका पीछा कर रहे थे। ट्रैकर ने छोटे मार्क्वेस को पुनः फोन करके अपने नवीनतम प्रस्ताव के बारे में बताया। अस्वीकृति मिलने के बाद उन्होंने शेष हथियारों से निपटने में विक की मदद करना शुरू कर दिया। जल्द ही उसके और उसके कुत्ते के बीच मौन सहयोग से हथियारों की लाशें पूरे चर्च में बिखर गईं। युवा मार्क्वेस के पास उसके अनुरोध को स्वीकार करने और इनाम को दोगुना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विक ने रास्ते में कई दुश्मनों को मार डाला और भागने में सफल रहा। उसने संकरी जगह में मौजूद सभी लोगों को मारने के लिए घर में बने आग फेंकने वाले हथियार का इस्तेमाल किया। पीछा करने वाले ने देखा कि इनाम की राशि उसके मन में रखी कीमत तक पहुंच गई है, इसलिए उसने निर्णायक रूप से अपनी मूर्ति पर हमला करना शुरू कर दिया। दोनों के बीच आपसी प्रतिद्वंद्विता का एक नया दौर शुरू हो गया। विक ने उसे गले लगाया और दूसरी मंजिल से नीचे कूद गया। दोनों खड़े हो गए और आपस में कुश्ती जारी रखी। इस समय फ्रांसीसी बलवान आदमी बस आ गया और उसने देखा कि विक उसे गोली मारने वाला था। कुत्ते ने गलती से सोचा माली वह गोली मारने जा रहा है, इसलिए वह सीढ़ियों से नीचे कूद गया और उस मजबूत आदमी को जमीन पर गिरा दिया। वह बलवान आदमी फिर से खड़ा हुआ और कुत्ते पर गोली चलाने ही वाला था। महत्वपूर्ण क्षण में विक ने समय पर गोली चलाकर उसे रोक दिया, जिससे उस वर्ष अपने प्रिय कुत्ते को न बचाने की भरपाई हो गई। इसी समय हथियारबंद हथियारों का एक समूह फिर आया। विक ने दौड़कर चौथी मंजिल से सीधे उसे देखा। उसने देखा कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए वह समय पर अपने गंतव्य की ओर बढ़ गया। निर्णायक युद्ध स्थल तक पहुंचने के लिए उसे केवल इस लंबी सीढ़ी पर चढ़ने की जरूरत थी। वह कुछ कदम ही चला था कि 2 हत्यारे बगल से निकले। विक के पास अलावा कोई विकल्प नहीं, उनसे युद्ध शुरू। सीढ़ियों की तरफ से और अधिक हत्यारे बाहर आ गए। लोगों का एक समूह, उन्होंने एक व्यक्ति पर गोली चलाई, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसके विपरीत विक सीढ़ियों से ऊपर जाने वाला था। जब उसकी सारी गोलियां खत्म हो गईं, तो विक ने अपने नंगे हाथों से हथियारे से लड़ाई की। वह गलती से हथियारे के साथ सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गया। वह दर्द से कराहते हुए उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ता रहा। जैसे ही वह ऊपरी मंजिल पर पहुंचा, उसे फ्रांसीसी ताकतवर आदमी ने घसीटा और लात घूंसों से पीटा। विक ऊपरी मंजिल से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ गया। फ्रांसीसी ताकतवर आदमी ने उसे खींच लिया और उसकी पिटाई कर दी। तीव्र दर्द के कारण विक खड़ा नहीं हो सका। जब वह संघर्ष करना छोड़ने ही वाला था, केन उसके सामने आ गया। उन्होंने विक को ऊपर खींचा और फिर उसे निर्णायक युद्ध में ले गए। केन की मदद से विक आसानी से उस स्थान पर वापस आ गया जहां वह गिरा था। वह और फ्रांसीसी व्यक्ति कुश्ती करने लगे और दोनों ही सीढ़ियों से लुढ़क कर नीचे आ गए। फ्रांसीसी व्यक्ति ने अपनी बंदूक उठाई और विक को मारने ही वाला था। महत्वपूर्ण क्षण पर दूरी पर मौजूद पीछा करने वाले ने समय रहते कार्रवाई की। केन ऊपर से नीचे खिसककर विक को खतरे से बचाने में मदद करने के लिए आया। उसने अपनी बंदूक फ्रांसीसी व्यक्ति के सिर पर तान दी। फ्रांसीसी व्यक्ति इस तथ्य पर भरोसा करता था कि वह युवा मार्क्वेस का आदमी था और युवा मार्क्वेस के पास केन की बेटी के साथ सौदेबाजी करने का एक साधन था। इसलिए उसे यकीन था कि केन उसे गोली मारने की हिम्मत नहीं करेगा। नहीं था। केन के पास बंदूक उठाने के अलावा निकाली और फ्रांसीसी व्यक्ति के हाथ में घोंप दिया। फिर उसने उसे जमीन पर दबा दिया और उसकी पिटाई की। फिर उसने उसके कान में फुसफुसाया कि ईकान, विक और केन एक दूसरे का हाथ थामे निर्णायक युद्ध स्थल पर चले गए। फ्रांसीसी व्यक्ति खड़ा होकर हंगामा करना चाहता था, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसे ट्रैकर और उसका कुत्ता दिखाई दिया। शिकारी कुत्ता अंततः अपना बदला ले सका। ट्रैकर ने फ्रांसीसी व्यक्ति को मार डाला। कुत्ते ने अपना पैर उठाया और कुत्ते को प्रताड़ित करने चेहरे पर अपनी गंध छोड़ दी। तस्लीम का तरीका बहुत प्राचीन था। विक और केन 30 कदम की दूरी पर थे और एक समय में केवल एक गोली लोड कर रहे थे तथा एक दूसरे पर गोली चला रहे थे। यदि वे दूसरे पर गोली नहीं चलाते तो वे मारे जाते। फिर हम 10 कदम आगे बढ़ेंगे और इसे दोबारा करेंगे। पहले दौर में दोनों पक्षों ने केवल एक दूसरे की भुजाओं पर प्रहार किया। दूसरे राउंड में एक गोली पेट पर लगी और दूसरी कंधे पर। जब हम 10 कदम दूर थे, केन ने बढ़त ले ली और रेफरी के आदेश पर विक को जमीन पर गिरा दिया। विक को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर, जिसमें लड़ने की क्षमता ही थी, ज्यों होजुए ने विक के जीवन को समाप्त करने और उस कार्य को पूरा करने का अवसर लेना चाहा जो पिछले कुछ वर्षों में किसी ने नहीं किया था। दुर्भाग्यवश वह भूल गया कि विक की बंदूक में अभी भी गोली थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, विक ने उसके सिर में गोली मार दी। ने विक की जीत की घोषणा की और गांव झो हुई के साथ उसका आरण माफ कर दिया गया। केन पिता और पुत्री को अब कोई खतरा नहीं रहेगा और विंस्टन न्यूयॉर्क में कॉन्टिनेंटल होटल का पुनर्निर्माण कर सकेंगे। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद थका हुआ विक सीढ़ियों पर बैठ जाता है और अपनी मृत पत्नी और बच्चों के बारे में सोचता है। वह विंस्टन से उसे और उसकी पत्नी को एक साथ दफनाने के लिए कहता है। फिर उसने अपना सिर नीचे कर लिया और चुप हो गया। विंस्टन और भिखारी विक्स और उनके पतियों की कब्रों को साफ करने गए और कुछ अस्पष्ट बातें कह दी। जॉन विक का जीवन, मृत्यु और ठिकाना एक रहस्य बना रहा। केन ने अंततः अपनी बेटी से मिलने का साहस जुटाया। इस समय अकीरा, जो उसके सामने था, ने अपना छोटा सा